हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संपूर्ण लेखों की ऐसी जांच को अंकेक्षण कहते हैं जिससे कि उन पर तथा उनके द्वारा बनाए हुए विवरण पर विश्वास किया जा सके। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है A.W. हैंसन ने इसको दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण का संबंध बहीखाता के विवरणों एवं रिपोर्ट की सत्यता एवं विश्वसनीयता मालूम करने हेतु बही खातों के आंकड़ों के सत्यापन से है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है R.K. मौज। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस देश ने कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान की थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड ने की थी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में अंकेक्षण को कब कंपनी विधान के तहत मान्यता दी गई या प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है सन 1844 ईस्वी में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसाय के लिए वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता किसको होती है? तो इसका आंसर है एक सहकारी समिति को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरंतर अंकेक्षण किसके लिए अधिक उपयोगी माना जाता है या होता है? तो इसका आंसर है निरंतर अंकेक्षण एक बैंक के लिए आवश्यक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है एक कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है आर्थर डब्ल्यू होम्स ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियोक्ता के वित्तीय विवरण के विषय में राय बनाने हेतु पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को ऑडिटिंग प्रोग्राम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है होवार्ड स्टेनलर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने की एक संपूर्ण विधि एवं क्रमबद्ध योजना जिसके अनुसार अंकेक्षक अपने कार्य को संपादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। यह कथन किस मुकदमे से संबंधित है? तो इसका आंसर है आर्मिटेज बनाम वेबर एंड नॉट 1932 से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन
संस्थाएं व्यापार खाते को कितने भागों में बांटती हैं? तो इसका आंसर है उत्पादन संस्थाएं व्यापार को 3 भागों में बांटती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतया संपत्तियों को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटते हैं? तो इसका आंसर है 5 भागों में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्तियों के उपयोगिता काल में उनके प्रारंभिक मूल्यों को समान रूप में बांटना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है हैंसन का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते को कितने भागों में बांटा गया है? लाभ हानि खाते को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रलेख जो कंपनी का उद्देश्य व अधिकार क्षेत्र निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धारा 205A को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है धारा 205A को 1 फरवरी 1975 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार चालू वर्ष के लाभ गत वर्षों के लाभ तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु दी गई गारंटी की राशि में ही लाभांश वितरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है धारा 205(1) के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चालू वर्ष का अधिकतम कितना भाग संख्या में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है 10%। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस धारा के अनुसार कोई कंपनी अपने चालू लाभों का एक निश्चित भाग संचयों में हस्तांतरित किए बिना लाभांश वितरित नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है धारा 205(1) के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस धारा के अनुसार पूंजी में से ब्याज का भुगतान करना संभव होता है? तो इसका आंसर है धारा 208 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षण रिपोर्ट कहां प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर है अंकेक्षण रिपोर्ट कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत या सम्मिलित की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिपोर्ट एकत्रित किए तथा जांचे हुए तथ्यों की एक सूची है जो इस प्रकार लिखी जाती है कि उन लोगों को जिनके पास इस विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता स्पष्ट एवं सही सूचना दे सकें। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर है लंकास्टर की है ये परिभाषा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनियों का पूरक अंकेक्षण करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है या किसको होता है? तो इसका आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर है
धारा 619 2 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर है धारा 619 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, लागत खातों के सही होने और लागत लेखा योजना के अनुसरण का सत्यापन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है उसे लागत अंकेक्षण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(d) के अनुसार तथा केंद्र सरकार के आदेशानुसार अंकेक्षक उन कंपनियों के लागत लेखों का अंकेक्षण करता है जो, तो इसका आंसर है निर्माण एवं खाद्यान्न कार्य में लगी होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। यह कथन किस मुकदमे से संबंधित है? तो इसका आंसर है किंगस्टन कॉटन मिल केस से। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।